तो स्प्रिंग 2023 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन है हमारे पास और पेपर है और बिजनेस लॉ। सो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास जो एमसीक्यू है वो ही हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही है। अब एमसीक्यू क्या है, जैसे ये अब हमने जितने सारे एमसीक्यू ऑलमोस्ट लास्ट में लेजिस्लेशन से ही यूजली कहीं ना कहीं डेलिकेटेड लेजिस्लेशन का एमसीक्यू या इस तरह था। तो अभी आपके पास फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का एमसीक्यू है और कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू के टाइम बताती चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है ये जुलाई 2022 में था कि स्प्रिंग 2022 में फर्स्ट टाइम ये सिलेबस का हिस्सा बना था। तो जब स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट में बना था तो उसी अटेम्प्ट में फिर पूछा भी क्या था। सही है। आईकैप का हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी कोई टॉपिक सिलेबस का हिस्सा बनता है तो उस अटेम्प्ट में जरूर उससे क्वेश्चन करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, which part of Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 includes articles related to the distribution of revenue? So ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू यानी कि देखते ही जाए तो रेवेन्यू से मुराद क्या है? फाइनेंस, ऐसा ही है। तो फाइनेंस की डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस। तो अगर पार्ट टू यानी कि सॉरी पार्ट इसका जो MCQ1 जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो पार्ट टू फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, तो उसमें तो हमें पता है कि उसमें बेसिक राइट्स के बारे में बात होती है, आपकी एजुकेशन के बारे में, राइट टू हैव अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू ट्रेड, देन राइट टू हैव अ प्रोफेशन, देन पॉलिसीज ऐसी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये तो है ही नहीं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेनेट, उस सब के बारे में। देन पार्ट 5 रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, इसमें और पार्ट सी डी दोनों के अंदर थोड़ा सा टाई है। लेकिन सिंस पार्ट 6 इज वेरी क्लियर अबाउट द फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, तो हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? कैसा है, यही ऑप्शन है, पार्ट 5 तो नहीं है? तो आप खोलें साथ ये किताब भी खोल लेते हैं। ये देखिए, सो ये रहा हमारे पास। सो जहां पे रिलेशनशिप की बात थी तो रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास चीजें थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेजिस्लेशन वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बजट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और हमारे पास नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से रिलेटेड चीजें थी। लेकिन फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट इन सूट्स की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि इस किताब के अंदर सिर्फ वो फाइनेंस ही की बात करता है। प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स की जब बात आती है तो कहता है कि भाई इसके अंदर वो प्रोविजंस भी शामिल है, बाकी सब फाइनेंस के। वो देखे पहली लाइन में लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। फाइनेंस की बात आती है तो फिर डेफिनेटली रेवेन्यू ही इज योर मेजर क्लू। ठीक है, कि भाई पैसा आएगा कहाँ से, जहाँ से ये मुल्क चलेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एमसीक्यू यूजुअली हमें पता है कि इस चैप्टर से एक ही एमसीक्यू होता है। सो क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। Describe how an ordinance is promulgated in Pakistan and explain the effect of such ordinance। आई गेस क्वेश्चन शायद हमने या तो ये पहले भी हमने पढ़ा है कि जी ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो हम ऑर्डिनेंस वो बताएंगे। सेम ऐसे क्वेश्चन रीसेंट अटेम्प्ट में था, सॉरी, जो हमारी अभी ऑटम 2025 की अटेम्प्ट थी, या स्प्रिंग 2026 की अटेम्प्ट थी, ये ऑटम की एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए ये ऑटम की अटेम्प्ट का पेपर है और ये हमने स्प्रिंग 2023 खोला हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली पेपर के टॉप पे सेम ही क्वेश्चन। और हमने इसकी मार्किंग स्कीम भी देखी थी कि जी 3 नंबर का था ऑर्डिनेंस और 1 नंबर का था इफेक्ट।
तो 3 नंबर के ऑर्डिनेंस में हमने उसको बताना है ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, उसका वो टाइम पीरियड की सारी सिचुएशन बतानी है। फिर उसमें ये भी बताना है कि अगर तो मनी बिल है तो सिर्फ नेशनल असेंबली से अप्रूव होगा और एनी अदर बिल है तो दोनों से होगा। फिर 120 डेज की एक्सटेंशन के बारे में बताना है और इफेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस क्या होता है कि बिल्कुल वैसे ही इसका इम्पैक्ट होता है जैसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का इम्पैक्ट होता है। सही। सो स्प्रिंग 2023 हमने कर लिया, स्प्रिंग 2024 हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके, ऑटम 2025 भी हमने डन है, तो हम ऑटम 2023 करते हैं। मुझे ये था आप लोग पढ़ के आए, 2 दिन छुट्टियां थी, कुछ पढ़ा है चैप्टर को? जी, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अब्दुल अहद जल्दी से जरा माइक में अब आप एमसीक्यू नंबर 4 खुद पढ़ेंगे और जिस तरह मैं ऑप्शंस बताती थी उस तरह इसका आंसर निकालेंगे। बताएं जी। अब्दुल अहद माइक अनम्यूट करते हैं। जी मैम, ये अस्सलाम बड़ा वालेकुम। आसान है, आई जस्ट टोल्ड इसका आंसर। मैम पढ़ लूँ मैं, एक सेकंड। हाँ हाँ, आप बेशक ऊंचा बोलें ताकि बाकी लोग भी सुन लें जैसे मैं बोलती हूँ। नहीं यार, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड, 10 बचा। ओके। मम्मा पढ़िया, पढ़िया मम्मा। मैम ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जी, थोड़ा सा उसने कंफ्यूजिंग बना दिया लेकिन गौर से पढ़ना है। Which of the following statement is true regarding a bill in respect of any matter other than money bill? कि भाई मनी बिल के अलावा दूसरे बिल की बात हो रही है, तो दूसरे बिल के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो दूसरा बिल आपको पता है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में से अप्रूव होता है, तो दूसरा बिल तो दोनों हाउसेस से अप्रूव होता है। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन ए रॉन्ग हो गई, ऑप्शन बी रॉन्ग हो गई, ऑप्शन सी में कहता है साइमल्टेनियसली के पहले दोनों हाउसेस में एक साथ हो रहा होता है, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि या नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हो सकता है या सेनेट किसी एक से भी ओरिजिनेट हो सकता है। तो इजी था, वेरी गुड अब्दुल्ला हद। थैंक यू मैम। अच्छा जी, अगेन क्वेश्चन नंबर 2, identify the basis of legal system and explain the main sources of law in Pakistan। जी, साद हसन आप बताएंगे इसका जवाब? हाँ चलेंगे जी, अक्सर आप बताएंगी? मैम 1 सेकेंड जस्ट। ओके। मैम लीगल सिस्टम पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली सेनेट से बनी होती है और फिर प्रेसिडेंट होते हैं। और जो पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट है, ये लॉज वगैरह ये भी अप्रूव कर सकते हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो प्रेसिडेंट उसको साइन करता है। और सोर्सेज ऑफ लॉज में लेगिस्लेशन है और उसके अलावा 1 सेकेंड मैम, लेगिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, कस्टम्स है और एग्रीमेंट है। ठीक है, अच्छा इसमें करना ये होगा क्योंकि क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो आपने बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम बनाने के बाद कि सबसे पहले तो आपने उसको बताना लीगल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, दीज आर द रूल्स एंड द रेगुलेशंस जो कि आपने एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बनाने होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके फर्दर लॉज आते हैं। ठीक, फिर सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान में आपने हर एक को एक्सप्लेन करना है, जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है ना कि जी लेजिस्लेशन क्या होती है। लेजिस्लेशन 3 चीज़ों से मिलके बनी है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास आपकी पार्लियामेंट यानी कि नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट शामिल है।
फिर इसमें आप जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस बनाने का ऑप्शन भी है। कस्टम्स की बात करेंगे तो वहां पे भी आपने 2 लाइनर लाजमी देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के मार्क्स लाजमी आपने देखने हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी लेंथ को लॉन्ग या शॉर्ट करना है, ठीक है। सिंस ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो एज इट इज जो जो किताब में बात लिखी है वो आपने पूरी नरेट करनी है। सो दिस वाज ऑटम 2023। अब हम देखते हैं, हमारे पास ऑटम 2022 का पेपर है। जी, मैंने आपको बताया था ना कि 2022 के अंदर ये शामिल हुआ था। तो देखेंगे उसने स्प्रिंग 23 में भी कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, ऑटम 2022 में भी कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है और स्प्रिंग 2022 में भी उसने कॉन्स्टिट्यूशन पूछा था। फर्स्ट एमसीक्यू, जी अमीर हमजा आप जवाब देंगे। जी पढ़ते जी अमीर हमजा पढ़ते हैं। मैम, इसमें सी ऑप्शन है और एक रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, जो भी कॉमन इंटरेस्ट या फिर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है वो रिलेशन में आते हैं फेडरेशन और प्रोविंस के दरमियान। हाँ जी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोविंस एंड फेडरेशन जो है उसके अंदर जहाँ डिवीजन थी कि जी बजटिंग कैसे होगी, लेजिस्लेचर की डिवीजन कैसे थी, तो वहीं पे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का भी वर्ड लिखा हुआ था, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास पार्ट सी में आएगा, ठीक है। समटाइम अगर आप देखें, अगर आपको टॉपिक भूल भी जाता है ना, तो अगर आपको कुछ बाकी चीजें से जुडिकेचर सिरे से इसमें नहीं आता तो ये क्रॉस हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 के अंदर जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आती है, यानी कि पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस वगैरह। तो फिर आपके पास टाई हो गया दो के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन ए अब शक्ल से ही नजर आ रहा है कि ये तो राइट्स के बारे में बात हो रही है। राइट्स में इकोनॉमिक काउंसिल तो नहीं आती, ठीक है। तो समटाइम इफ यू डोंट नो या फॉरगेट, तो फिर आपके पास तरीका कार होता है ये रूल आउट मेथड का कि आप इस तरह चीजों को निकालते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ये क्वेश्चन जाहिर बात, अब चैप्टर है ही कितना सा, उसमें कितने टॉपिक्स हैं, बार बार रिपीटेशन आपको उसी क्वेश्चन की नजर आएगी। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा कि बताओ एक तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज हम उस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की हम उसको आंसर देंगे, ठीक है, कि जब लॉ मेकिंग की पावर जो है किसी एक्सपर्ट्स को दे दी जाती है कि वो लॉ बनाए, ठीक है। फायदा इसका क्या है कि फ्लेक्सिबल है, मैनेजेबल है, टाइम सेविंग है, ठीक है, इजी टू जी अमेंड होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई ये जो असल जो पावर जो काम था लॉ मेकिंग का वो आपने अनइलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स को दे दिया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, नुकसान था मैनेजेबल नहीं होता, ठीक है, कि इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि वो इसको मैनेज नहीं कर पाते। कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल हमने पढ़ा था कि जी कंट्रोल एक्सरसाइज हो सकता है कि अगर आप पहले से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, रिस्ट्रिक्शंस लगा दें उनके ऊपर, ठीक है, कि आपने ये काम करना है और ये काम नहीं करना, ठीक। we're done with autumn 2022. ओके, अच्छा जी।
हम्म, ओके, एमसीक्यू है ही नहीं। यहाँ पे एमसीक्यू नजर नहीं आ रहा, पर हाल में नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और उसके ये जो हमने अभी किया, तो इसको बंद कर देते हैं। एमसीक्यू उसने ऑटम 2024 के अटेम्प्ट में पूछा नहीं इस चैप्टर से। ऑटम 2022 हमने, अच्छा इसमें एक और एमसीक्यू भी है, ये रहा, जो एक हमने भी पहले कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन वाला। दूसरा, प्रेसिडेंट आर डिफाइंड एज, जी कौन सा ऑप्शन है अमीर हमजा? बड़ा ही आसान है जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? Option D is correct, ma'am. यस, Judgment of ऑप्शन superior court which are डी। binding on बिल्कुल, हम subordinate court. एग्जाम्पल में जरूर पढ़ते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट का हो गया या इस तरह, लेकिन जरूरी नहीं, वो तो सुप्रीम, हम एग्जाम्पल जब देखते देखते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट के लिए जो प्रेसिडेंट है, लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन इस तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो वो पक्का ये नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही, कोई भी हायर कोर्ट जो एक दूसरी से है उसका डिसीजन दूसरे के लिए प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया हुआ है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रॉन्ग, दूसरा हाई कोर्ट रॉन्ग। ठीक है, फिर लिखा हुआ है डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स व्हिच आर नॉट एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम, तो हमने ऐसी कहीं कोई लाइन कभी नहीं पढ़ी, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। सो चलते हैं इधर। अच्छा जी, तो हमने आज अब शुरू करना है हमारा चैप्टर नंबर 2, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। तो चैप्टर 1 में हमने जो पढ़ा, मैंने आपको बताया था, उसका ताल्लुक किसी दूसरे चैप्टर से नहीं, दिस इज वाज वन एंड ओनली। अब चैप्टर 2 में जो हम पढ़ने लगे हैं, दिस इज ऑल लिंक्ड विद नेक्स्ट चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ से आपका बिजनेस लॉ का किताब अब शुरू हो रही है, बिजनेस लॉ एग्जैक्टली लॉ की, यानी कि ये जो चैप्टर है यहाँ से बेस स्टार्ट होगी, एंड आगे से हम बिजनेस लॉ की फर्दर चीजों को देखेंगे। 1 मिनट मुझे देते हैं क्लास।
अच्छा जी, सॉरी। सो ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। बिजनेस लॉ असल में होता क्या है? किसी को आइडिया है कि बिजनेस लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? जी, एनीवन? बिजनेस लॉ, बिजनेस का लफ्ज भी आ रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस लॉ? मैम बिजनेस जी का लॉ के साथ कॉम्प्लायंस करना या लीगली तौर पर बिजनेस किस तरह होते हैं उसे बोलते हैं बिजनेस का। ठीक है। बिजनेस लॉ से मुराद क्या है? देखें, अगर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट में, सपोज अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, किसी चीज का भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने चाहे एक दुकान खोलनी है, जनरल स्टोर खोल दिया है, या आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का बना के सेल कर रहे हैं, आप निटिंग कर रहे हैं, चीजें सेल कर रहे हैं, तो आपको कुछ अपने लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो रखने पड़ेंगे। ऐसा ही है। सपोज अगर आपने जनरल स्टोर खोला है, एक बंदा आता है, पूछता है कि भी चावल किस तरह किलो है, आप उसे बताते हैं चावल 300 रुपए किलो है। तो वो कहता है कि अगर मुझे 5 किलो चाहिए हुए तो तुम क्या रेट दोगे? आप कहते हैं जी 295 दे दूंगा। ठीक है, और वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद आता है, कहता है चावल दो। अब कहते हैं चावल तो खत्म हो गए। कहता है मैं अभी तो कह के गया था कि मुझे 5 किलो चावल चाहिए हुए, तो क्या रेट दोगे? तुमने कहा था और अब तुमने चावल खत्म कर दिए। मैं तो तुमसे कहा था, तुमने मुझे अब चावल, मैं एक ऑर्डर प्लेस किया और तुमने मुझे चावल ही नहीं दिए। मैं कोर्ट के पास जाता हूँ। जी, क्या उस बंदे का क्लेम सही है? आपको क्या लगता है, एक नॉर्मल लाइफ में ये सिनेरियो आपके सामने आता है, उर्दू ज़ुबान में ही है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या जो बंदा ये कह रहा है कि मैं कोर्ट के पास जाता हूँ, कोर्ट उसकी बात सुनेगी? जी, अक्सा अब्दुल अहद अमीर हमजा, क्या स्टांस है आप लोगों का इस बारे में? जी, माइक अनम्यूट कीजिए, बताइए। अक्सा, आर यू देयर? यस मैम। जी, तो व्हाट, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मैम सॉरी, मैं सिचुएशन नहीं सुन पाई। चलें, अमीर हमजा आप बता दीजिए। मैम अगर उनके दरमियान प्रॉमिस हुई हो कि डील की, तो अगर वो ब्रेक हो तो वो ला भी ब्रेक वो होगा, तो उसकी परसुएशन ठीक है। याद रखिए कि हम उसे कहेंगे, ये अक्सर आप गौर से सुनिएगा, मैंने एग्जाम्पल दी थी कि जी सपोज आपका जनरल स्टोर है और एक बंदा आता है, वो आपसे पूछता है कि चावल किस तरह किलो है। आप उसे बताते हैं जी चावल 300 रुपए किलो है। वो कहता है अगर मैं 500 किलो का ऑर्डर दूंगा तो आप मुझे क्या रेट दोगे पर केजी? तो आपने कहा हम चलो 295 दे देंगे। वो बंदा चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर आता है कि भाई मुझे चावल दो। तो आप उसे कहते हैं चावल तो खत्म हो गए। तो वो कहता है मैं तो ऑर्डर दे के गया था। तो हम ये कहेंगे भाई आपने सिर्फ और सिर्फ रेट की इंक्वायरी की थी। ऐसा ही है, चावल का रेट पूछा था, ये नहीं कहा था कि मैं अभी से 10 मिनट बाद आऊंगा और आपने मुझे चावल देने हैं। ऐसा तो नहीं कहा था। उसने तो सिर्फ रेट की इंक्वायरी की थी कि रेट क्या है। उसने कहीं ऑर्डर तो प्लेस नहीं किया था। जिस तरह ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इंस्टाग्राम पे आप दिन में कोई 10 जगहों पे प्राइस की क्वेरी पूछ लेंगे, जी प्राइस प्लीज, ये कितने की प्राइस है? तो प्राइस की क्वेरी इजंट द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर। प्लेसिंग एन ऑफ ऑर्डर का मतलब तो होता है आई वांट टू परचेज दिस थिंग, ठीक है, एट दिस प्राइस, और ये एड्रेस है जिस पे आपने मुझे डिलीवर करना है। ठीक है, वे ऑफ जो पेमेंट है वो ये, मैं ऐसे ट्रांसफर कर दूंगा या कर दूंगी। तो दिस इज एन ऑर्डर।
तो अगर आप अपना चैप्टर देखें, चैप्टर का नाम देखें क्या लिखा हुआ है, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। ऑफर, किसी को ऑफर देना कि भाई क्या तुम खरीदोगे, या एक बंदे का ऑफर करना कि मुझे ये चीज इतने में सेल कर दो। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो हम किसी से करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि वो हमें कोई चीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट हम करना चाहते हैं, ये वो ऑफर। दूसरा बंदा जब उसको हाँ कर देता है कि ठीक है, तो दिस इज एक्सेप्टेंस। और रेवोकेशन क्या है, अपनी उस ऑफर से पीछे हट जाना, या आपने जो हाँ की हुई थी उससे पीछे हट जाना इज रेवोकेशन। फिर अगर आप आगे देखें तो आपके पास वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, ये सब वो चीजें हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के अंदर ये तमाम टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, ये तमाम तरीकाकार। बिजनेस के अंदर अगर ये तमाम चीजें ना हो तो फिर बिजनेस नहीं चल सकता। फॉर इंस्टेंस, जैसे अभी जो हमने फर्स्ट एग्जांपल दी कि वो बंदा आगे कहता है कि भाई मैं तो और मैं कह के गया था चावलों का, अब मुझे तुम चावल दो। तो आप उसे कहेंगे कि भाई, उसको बताएंगे आप ऑर्डर नहीं प्लेस करके गए थे, आप प्राइस की इंक्वायरी करके गए थे, लेकिन हाँ हमारे पास चावल मौजूद है, हम आपको सेल कर देते हैं, लेकिन ये आपको बताते चले पहले जो था वो इंक्वायरी थी। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें आपको मालूम होना बड़ी जरूरी है, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है बिजनेस लॉ, कि कल को कभी आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, उस कंपनी के ऑडिट अगर नहीं भी कर रहे, सपोज कंपनी में आपकी जॉब है, आप एक मैनेजर की हैसियत से बैठे हुए हैं, तो उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। एक मैं आपको, सिंस हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस लॉ, तो बिजनेस लॉ का बड़ा एक गोल्डन रूल बताती हूँ, उसको मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, गोल्डन रूल। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, आपने प्रिपेयर नहीं किया, नॉट प्रिपेयर, आपने वो टॉपिक ही प्रिपेयर नहीं किया हुआ, जवाब देना पड़ गया, तो क्या करें? मैं आपको बताऊं, आप मार्क्स सिक्योर फिर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो जो भी क्वेश्चन है उसको आपने ट्रांसलेट करके, यानी कि इन उर्दू सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड द सिनेरियो। ठीक है, सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर लिया कि हुआ क्या, उसके बाद सिंस आपको लॉ की प्रोविजन नहीं आती, ठीक है, आपने वो टॉपिक ही तैयार नहीं किया, जवाब देने लगे, तो याद रखिएगा आप फिर भी जवाब दे सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, प्लस उसका सोल्यूशन दे जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपके साथ ये इंसिडेंट होता तो आप क्या करते। क्योंकि लॉ जो है वो वट एवर हैपन इन एग्जैक्टली इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, उसकी बेसिस पे सोल्यूशन देता है, वो कोई आउट ऑफ वर्ल्ड सिचुएशन नहीं दे रहा होता, सोल्यूशन नहीं दे रहा होता, कि अगर वो चीज आपकी जिंदगी में आपने सिर्फ एग्जाम्पल सोचनी है कि यार ये अगर ऐसा सिचुएशन मेरे साथ होती एक नॉर्मल लाइफ टाइम में तो फिर मैं क्या करता, तो वो जो आप करते वही आपने आंसर में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि लॉ इज बेसिकली, हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे इतनी ज्यादा प्रोविजंस आती हैं, हम भूल जाती हैं, तो फिर हम यूं ही अक्सर मैं क्या करूंगी कि बताएं ये सिचुएशन अगर हमारे साथ होती तो हम क्या करते। तो अगर आप लॉ का जवाब देखेंगे तो वो भी सिमिलर ही आपको मिलेगा। ठीक है, सो चैप्टर 1 तो हमारा एंड हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 2।
ऑफर। ठीक है, अगर किताब की तरफ चलें, कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं, उससे स्टार्ट करते हैं कि जी ऑफर क्या होती है। ठीक है, ऑफर क्या है? सपोज मैं कहती हूँ कि आई हैव एन हाउस, एक घर है मेरे पास। ठीक है, और मैं ये घर, ठीक है, अमाना पूछती है अक्सा से कि अक्सा, ये मेरा घर है, ठीक है, और मैं इसको सेल करना चाह रही हूँ। मैं इसको सेल करना चाह रही हूँ सपोज 10 मिलियन का। विल यू बाय इट? क्या तुम खरीदोगी? ठीक है, ये मेरा घर है जो कि 10 मिलियन का है। अक्सा, क्या तुम खरीदोगी? तो ये जो मैंने बात की है अक्सा से, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑफर। मैं अक्सा से पूछ रही हूँ उसकी मर्जी। ठीक है, क्या तुम मेरा ये घर खरीदोगी? मैं उससे पूछ रही हूँ, ठीक है, कि मैंने उसको ये बात बताई है, पूछी है कि विल यू बाय इट? ये उसकी प्राइस है। तो ये मैंने उसको क्या दी? ये मैंने उसको दी एक ऑफर। ऐसा ही। अब अक्सा आगे से कुछ जवाब देगी। ठीक है, मैंने तो पूछ लिया, माना ने। सपोज अक्सा कहती है नहीं, तो मैंने नहीं खरीदना, तो बात ही खत्म हो गई। मैंने उससे पूछा था क्या तुम खरीदोगी? वो कहती है मैं नहीं खरीदती। मैं अमीर हमजा से पूछती हूँ दोबारा यही क्वेश्चन। ठीक है, कि ये मेरा हाउस है, ये 10 मिलियन का है, विल यू बाय इट? क्या आप इसे खरीदेंगे? ठीक है, अमीर आगे से कहते हैं हाँ जी। अमीर जो है वो यस देते हैं। अमीर ने जो ये यस कर दिया है, तो मैंने कहा ये तो मैंने उसे ऑफर की थी और उसने मेरी उस ऑफर पे यस कर दिया, मान ली है, एक्सेप्टेंस दे दी है, कबूल कर ली है। ठीक है, यानी कि जो मेरी ऑफर थी, एक मिनट दीजिए। तो ये नहीं कि ये जो मेरी ऑफर थी ये एक्सेप्ट हो गई है। अब जब ये एक्सेप्ट हो गई है, तो मैं अमीर से कहूंगी कि अमीर ठीक है, आपने घर खरीदना है, लेकिन आए चले अब कुछ उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर ले। ठीक है, वो कहेगा ठीक है। यानी कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो हम उसे कहते हैं प्रॉमिस। ऐसा ही है। एक वादा, मैंने उससे कहा कि तुम मेरा घर खरीदोगे, उसने कहा मैं खरीदूंगा। उसके ये बात कहने से ये क्या हो गया? ये वादे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब वादे के अंदर जाहिर बात है अब कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगी। ठीक है, जब वादे के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएं, फॉर इंस्टेंस मैं घर की चाबी घर हैंड ओवर करूंगी 30 अप्रैल को, वो मुझे पैसे ट्रांसफर करेंगे। सपोज वो कहते हैं कि मैं 5 मई को सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, यानी कि अमीर जो है वो पेमेंट करेगा 5 मई को, और मैं जो हाउस जो है ट्रांसफर करूंगी वो करूंगी 30th अप्रैल को। तो हमने कहा जब
इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दें तो इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, ये बन गया एग्रीमेंट। अगर इस एग्रीमेंट को यानी कि ऑफर से एक्सेप्टेंस लेने के बाद बन गया प्रॉमिस, उस प्रॉमिस के अंदर अगर हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी तो वो बन गया एग्रीमेंट। और यही एग्रीमेंट अगर हम स्टाम्प पेपर के ऊपर कर ले, ठीक है, स्टाम्प पेपर किसी को पता है क्या होता है? जी, एनीवन? एनीवन, किसी को पता है स्टाम्प पेपर क्या होता है? जी, मैम वो एक स्पेशल पेपर होता है जो आप कोर्ट वगैरह से जो है परचेज करते हैं और उसके ऊपर एग्रीमेंट लिखा जाता है सारा कुछ। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्टाम्प पेपर क्या होता है? एक एक ऑफिशियल पेपर होता है, एक कोर्ट का पेपर होता है और वो पैसों का मिलता है। और जब वो पेपर इशू होता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है कि इस नंबर का पेपर हमने इस बंदे को दिया है। वो आपको मिलता भी आईडी कार्ड की कॉपी सबमिट कराने के बाद है, कुछ इस तरह, ऐसे नहीं मिलता। तो अगर मैं उस एग्रीमेंट को एक ऐसे बाइंडिंग पेपर के ऊपर लिख दूं जिसको मैंने कहा स्टाम्प पेपर, क्यों स्टाम्प पेपर? एक सादे सफे के ऊपर लिखी हुई कोई चीज मैं कोर्ट लेके जाऊं और एक स्टाम्प पेपर के ऊपर कोई चीज लिखी हुई कोर्ट लेके जाऊं, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? स्टाम्प पेपर वाले की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? ये एक ऑफिशियल पेपर होता है, मैंने कहा, जिसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है, रिकॉर्ड ऑफ इशुएंस। इसके ऊपर एक खास सीरियल नंबर लिखा होता है और ये प्रॉपर विटनेसेस की मौजूदगी में ही साइन होता है। ठीक है, तो अगर यही एग्रीमेंट मैं एक स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख लूं तो ये तो एग्रीमेंट अब क्या हो जाएगा? लॉ की तरफ से बाइंडिंग हो जाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। अब उस एग्रीमेंट को एग्रीमेंट नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो कहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई? ऑफर से, कि जब मैंने किसी से कोई चीज उसकी मर्जी जानने के लिए पूछा, उसकी कंसेंट जानने के लिए पूछा कि मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूं, तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारी कंसेंट क्या है, तुम्हारी विल क्या है, और उसने अगर उसे हमने कहा, वो ऑफर कहलाती है। उसका जो जवाब है वो हमारे पास एक्सेप्टेंस है। ठीक है, और हमने कहा जब एक्सेप्टेंस कोई दे देता है तो हमने कहा ये हो गया प्रॉमिस, एक वादा। और उस प्रॉमिस के अंदर जब आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस शामिल कर लें तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। और इसी एग्रीमेंट को अगर आप एक बाइंडिंग पेपर, एक ऑफिशियल पेपर के ऊपर तहरीर कर लें, विटनेसेस के सामने साइन कर लें, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो किताब की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले, ठीक है, when one person signifies to another, signifies का क्या मतलब होता है? बताना, एक्सप्लेन करना, कि जब एक बंदा दूसरे को बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, इन्फॉर्म्ड करेगा, कोशिश करेगा उस तक ये बात पहुंचे किसी भी तरीके से, ठीक है, एडवर्टाइज कर लेता है, अखबार में दे देता है, ठीक है, when one person signifies to another his willingness to do, उसकी मर्जी, अगर वो कुछ मर्जी, willingness to do, कि वो कोई काम करना चाहता है और वो ये बात दूसरे को बताता है, also abstain from doing anything, या किसी चीज से रोकने की कोशिश करना चाहता है, with a view to obtaining, यानी कि वो जो काम करना चाह रहा है या रोकना चाह रहा है, वो क्यों चाह रहा है? ताकि दूसरे की मर्जी पता चल सके, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। कि एक आदमी जब किसी दूसरे से
किसी काम करने की मर्जी या किसी काम को रोकना चाह रहा है और दूसरे बंदे की उस बारे में ओपिनियन लेना चाह रहा है, मर्जी जानना चाह रहा है, उसकी असेंट जानना चाह रहा है, उस काम करने से या रोकने से, उसको कहते हैं प्रपोजल। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है प्रपोजल को हम क्या कहते हैं? ऑफर भी कहते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, अदील ऑफर्स टू बाय अ बाइक फ्रॉम बाबर। ठीक है, उसे कहता है कि मैंने बाबर से बाइक खरीदनी है, कितने की? 50,000 की, अदील ने। ठीक है, तो ये क्या है? अदील ने उसको प्रपोजल दी है, जब मैं तुम्हारी बाइक 50,000 की खरीदना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल है किसी की मर्जी जानने की, और किसी काम से रोकने की एग्जाम्पल कोई बता देगा? जी, एनीवन? दो चीजें ना, हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ये काम नहीं करना। जी, एनीवन? कोई एग्जाम्पल? मैम, जिस तरह फैमिलीज में क्या? डिस्प्यूट्स होते हैं और उनको फैमिलीज में लड़ाई होती हैं, जिस तरह पठानों हम्म। का होती हैं इधर, तो उनको जो लड़ाई रोकने के लिए जिस तरह जिरगा टाइप होता है या लीगली कार्रवाई होती है, उसको बोल सकते हैं कि वो एक काम से एब्सटेन करने का एग्रीमेंट हाँ, कर रहे हैं। ये बात भी आपकी सही है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस एक बंदा एक बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, हम उसे कहते हैं तुमने 4th फ्लोर नहीं बनाना। ठीक है, उसे रोक रहे हैं कि तुमने 4थी मंजिल नहीं बनानी। आप पीएसएल वगैरह देखते हैं, ठीक है, ये जो टीम्स हैं, टीम्स बनते हैं, आप किसी प्लेयर से कहते हैं कि भाई तुम एग्रीमेंट करो, तुम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा नहीं बनोगे। ठीक है, उसको भी रोका जा रहा है ना, समझ गए? तो जब भी आप उसे किसी भी चीज से रोक रहे हो कि तुमने ये वाला काम नहीं करना, एक ऑफर दे रहे हैं कि भाई तुमने इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा नहीं बनना, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, बस तुमने वहां उसका हिस्सा नहीं बनना, तुमने 4थी बिल्डिंग नहीं बनानी, तुमने यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करनी इस गली में। ठीक है, अभी तुमने ये काम नहीं करना। तो उसको किसी काम को रोकने के लिए जो कहा जा रहा है ऑफर, याद रखिएगा, किसी लॉफुल काम को नहीं रोक सकते। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि एक बंदे से हम कहेंगे तुम जो अपनी नौकरी करते हो, ईमानदारी से तुम ये ना करो, तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा। नो नो, नॉट दिस। ये तो, ये काम, ये क्या होता है, ये तो लीगली नहीं है। हम लीगल कामों की बातें कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज ये आगे चला जाए, अगर ये सपोज मैं किसी को प्रपोजल देती हूँ कि तुमने जो है ना ईमानदारी से काम नहीं करना बल्कि रिश्वत लेनी है, वो कहता है ठीक है, एक्सेप्टेंस भी होगी। मैंने कहा एक्सेप्टेंस से प्रॉमिस बन गया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी, एग्रीमेंट बन गया। लेकिन क्या मैं इसको स्टाम्प पेपर पे लिख सकती हूँ? क्या ये एग्रीमेंट जो भी है मैं स्टाम्प पेपर पे लिख सकती हूँ? क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा? क्या ये कल को कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? ठीक है, क्या बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म इख्तियार कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है, ये बात गलत है किसी को। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि अगर उसको रोका जा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो जो है वो उससे रॉन्ग काम करवा देंगे। नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, रोकना नॉर्मल आपकी लाइफ में भी होता है। फॉर इंस्टेंस, आपकी बिल्कुल अभी न्यू न्यू गली बनी है, आप किस कहते हैं कि यार अभी कुछ अरसे तक इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। ठीक है, आप किसी को रोकते हो। फॉर इंस्टेंस, जैसा गलियों में लोग घर अपने आगे करके बना देते हैं, तो उस चीज से रोके जाना। ठीक है, तो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं जिसमें आपको कहा जा सकता है कि आप ये काम यहाँ से नहीं करें। ठीक है, आगे प्रॉमिस की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। कि प्रॉमिस क्या था कि अगर जिसको प्रपोजल हमने दिया है वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो हमने क्या कहा था कि वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। When the person to whom the proposal is made, कि वो बंदा जिसको प्रपोजल दिया गया है
सिग्निफाइज हिज असेंट, वो अपनी मर्जी बता देता है, तो हम कहते हैं प्रपोजल क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, वो क्या बन गया है, प्रॉमिस बन गया है, वो एक वादा बन गया है। ठीक है, क्लियर है। एक और ये पूरा सफाई कर लेते हैं। जो प्रॉमिस करता है उसे कहते हैं प्रॉमिसर, और जो एक्सेप्टेंस देने वाला होता है उसे कहते हैं प्रॉमिसी। प्रॉमिस करने वाले को क्या कहते हैं, प्रॉमिसर, और जो एक्सेप्ट करने वाला होता है उसे कहते हैं प्रॉमिसी। प्रॉमिस करने वाले को हम ऑफरर भी कह सकते हैं, जो उसने ऑफर किया होता है, और एक्सेप्टेंस देने वाले को ऑफरी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, ऑफरर, ऑफरी। ठीक है, अभी अगली क्लास शुरू नहीं हुई तो एक दो बातें और देख लें। अब हम पढ़ हमने लिए, सिर्फ हमने अंग्रेजी देखनी है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखें क्या लिखा हुआ है, कि जब उस प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन आ जाए, तो व्हाट इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज योर टर्म्स एंड कंडीशंस। every promise and every set of promises forming the consideration for each other। मैंने आपसे कहा था कि प्रॉमिस के अंदर मैं अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दूं, तुमने घर इस दिन ट्रांसफर करना है, पेमेंट इस दिन होनी चाहिए, घर साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ये क्या है, उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी हमने उस प्रॉमिस के अंदर। जब प्रॉमिस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई, यानी कि प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन आ गई, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो क्या बन गया, एग्रीमेंट। और जब यही एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, मैंने उसको मैम एक स्टैम्प पेपर पे लिख दिया, हाँ जी, तो मैं उसे क्या कहूंगी, वो क्या बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जी क्लास ठीक है। आप लोगों ने आप लोगों ने एक तो पिछला चैप्टर जो हो गया है उसको देखना है, रिवाइज करना है, जो क्वेश्चन आज की थी एक दफा गो थ्रू करना है, और फिर आपने ये वाला पेपर 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको इसको पढ़ने में। ठीक है, ओके मैम। पढ़ना भी है, साथ साथ याद भी रखना है कि अच्छा प्रॉमिस क्या था, कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज असेंट, ठीक है, सो व्हेन अ पर्सन आस्क्स द असेंट ऑफ समवन रिगार्डिंग सम विलिंगनेस टू डू समथिंग और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो ये क्या ऑफर है। जब दूसरा बंदा उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दे दे, सिग्निफाइज हिज असेंट कर दे, तो हमने क्या कह दिया कि उसने उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, ऑफर देने वाले को कहते हैं ऑफरर, एक्सेप्ट करने वाले कहते हैं ऑफरी, या प्रॉमिसर या प्रॉमिसी। ठीक है, जो प्रॉमिस के अंदर आपके पास सेट ऑफ कंसिडरेशन आ जाए तो हम उसे कहते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जी क्लास, ये स्क्रीन शेयर हो रही थी आपके साथ, ले भैया का, भैया मैम बस एंड पे 2 मिनट डिस्टर्ब हुई है, डिस्टर्ब मैंने हुई। कहा स्क्रीन शेयर हो रही थी ये खत्म हो बस गई थी। आखिरी 2 मिनट नहीं हुई मैम, पहले हो रही थी। अच्छा चले, मैं रिवाइज करवा रही थी, समझ आ गई आपको। यस मैम। चलें ठीक है, भाई यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह थैंक यू। हाफिज।